अब आपका मैकेनिक्स और रियल एनालिसिस दोनों में सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सेक्शन बी में अप्रोच कर रहे हैं। देखिए सेक्शन ए के लिए बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं कि डेड काइंड्स नहीं आएगा, एकदम गलत बात है। डेड काइंड्स के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे, तो ये बेवकूफ़ी मत करिएगा कि डेड काइंड्स छोड़ करके जाए, डेड काइंड्स को पढ़ करके ही जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर डालिए सेक्शन बी का, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। 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 पहली हेडलाइन डालिए, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन। आपको पता है किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए दो सबसेट्स चाहिए होते हैं, एक को बोलते हैं डोमेन, एक को बोलते हैं कोडोमेन या फिर रेंज सेट, ठीक है। कहते हैं ऐसे फंक्शन जिनका कोडोमेन या तो R हो या सबसेट ऑफ R हो, ऐसे फंक्शंस को हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शन जिनका कोडोमेन या रेंज सेट R या सबसेट ऑफ R हो, ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस, ठीक है। लिखिए, द फंक्शन whose domain and range are subset of capital R comma is called real valued function of real variables. Is called real valued function of real variables. Is called real valued functions of real valued variables, ठीक है। ये सेक्शन बी है आपका, ए खत्म हो गया है, सेक्शन बी है ये, सेक्शन बी चल रहा है अभी, ठीक है। देखें, हाँ अब ये सब जो है सेक्शन बी के हैं, हाँ सेक्शन बी शुरू हो गया, सीक्वेंस, अब सेक्शन बी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, डेफिनेशन। Definition of some important function. Definition of some important function. Definition of some important functions. लिखिए, देखिए मान लीजिए S से R के बीच में कोई फंक्शन लिया गया है f, मतलब f इज़ द फंक्शन ऑफ s टू r, जहाँ s सबसेट है r का। चूँकि डोमेन और रेंज सेट या तो r है
या सबसेट ऑफ आर है, इस कारण से ये रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। अब हम ये पढ़ेंगे कि कब ये कांस्टेंट फंक्शन होगा, कब आइडेंटिटी फंक्शन होगा और कब कब इसका नेचर चेंज होगा। ठीक है, लिखिए फिर हम बताते चलेंगे। देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, कांस्टेंट फंक्शन जीरो फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन, ये तीन चीज पढ़नी है। कहते हैं कि fx इज इक्वल टू सी आई, जहाँ c कोई भी कांस्टेंट नंबर है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s के लिए। मतलब यहाँ पे x1, x2, x3, x4 जितने सारे मेंबर हैं, सारे के सारे केवल एक नंबर पे मैप करें c पे, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्योंकि सारी वैल्यूज़ के लिए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s में पाए जाने वाले हर एक मेंबर के लिए फंक्शन कहाँ पे इंक्लाइंड कर रहा है, c पे, तो ऐसे केस में इसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। अगर फंक्शन हमारा ज़ीरो पे इंक्लाइंड करे, अगर s में पाए जाने वाले हर एक मान के लिए fx ज़ीरो पे इंक्लाइंड करे, तो उसको बोलते हैं ज़ीरो फंक्शन, क्योंकि सारे के सारे मान क्या वैल्यू दे रहे हैं, ज़ीरो दे रहे हैं। और आइडेंटिटी का मतलब होता है, ये ज़ीरो दिया होगा, वैसे भी r है, r में ज़ीरो होगा ही होगा, है ना। फिर आइडेंटिटी फंक्शन में fx अगर x पे ही मैप करे तो उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। x1 x1 पे मैप करे, x2 x2 पे मैप करे, x3 x3 पे मैप करे, x4 x4 पे मैप करे, y y पे मैप करे, z z पे मैप करे, a पे मैप करे, b b पे मैप करे, ऐसी कंडीशन में फंक्शन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। कोई भी खुद का खुद पे मैप हो जाए तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ज़ीरो पे मैप करेगा ज़ीरो फंक्शन, कांस्टेंट नंबर पे मैप करेगा कांस्टेंट फंक्शन, खुद का खुद पे मैप करेगा तो आइडेंटिटी फंक्शन। लिखिए, लेट डेफिनेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस में लिखिए, लेट s इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल R, लेट कैपिटल S is the subset of capital R, let capital S is the subset of capital R, then the function f such that S to R, f such that S to R is said to be पहला पॉइंट, a constant function if a constant, नहीं उसी में रनिंग में लिखते चलिए। पहला पॉइंट, a constant function if a constant function if, कंडीशन लिख लीजिए, fx इज इक्वल टू c, ब्रैकेट में लिखिए कांस्टेंट, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s। दूसरा लिखिए, a zero function if fx is equal to 0 for every x belongs to s। A zero function if fx is equal to 0 for every x belongs to s। तीसरा, the identity function if fx is equal to x
for every x belongs to S. The identity function if fx is equal to x for every x belongs to S. नेक्स्ट लिखिए एल्जेब्रा ऑफ फंक्शन. नेक्स्ट हेडलाइन है एल्जेब्रा ऑफ फंक्शन. एल्जेब्रा ऑफ फंक्शन. देखिए मान लीजिए S से R के बीच में एक फंक्शन लिया गया है f और दूसरा फंक्शन g भी S से R के बीच में लिया गया है. इसके बीच में एक और फंक्शन लिया गया है S से R के बीच में, वो है g. तो एल्जेब्रा का मतलब होता है f प्लस g ऑपरेटेड ऑन x, f माइनस g ऑपरेटेड ऑन x, f इंटू g ऑपरेटेड ऑन x, f अपॉन g ऑपरेटेड ऑन x. ये होगा fx प्लस gx, ये होगा fx माइनस gx, ये होगा fx इंटू gx, ये होगा fx अपॉन gx. ये फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x, बशर्ते gx 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. अगर 0 के बराबर हो गया तो उस कंडीशन में अनडिफाइन हो जाएगा. अनडिफाइंड हम लोग जनरली यूज़ करते हैं कि अनडिफाइंड मतलब फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा. ठीक है, लिखिए let S be the subset of R, let S be the subset of R, then the sum comma sum sum, then the sum comma difference comma product and division of two functions f is such that S to R and g is such that S to R, f is such that S to R and g is such that S to R is defined by चारों उतार लीजिए. हाँ 1 2 मिटा देना. हो गया. नेक्स्ट लिखिए इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शंस. इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शंस.
इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शंस, इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शंस। देखिए, मान लीजिए एक फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है, दोनों इक्वल तब कहलाते हैं जब दोनों का डोमेन बराबर हो। दूसरा, दोनों का कोडोमेन बराबर हो। मतलब नहीं, बराबर हो मतलब सेम हो। अगर ये S2R है तो ये भी S2R हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि F A2R है और G B2R है, A में 10 एलिमेंट है और B में 10 एलिमेंट है ना, ये A2R है तो ये भी A2R होना चाहिए, सेम का ये मतलब है। ठीक है। तीसरा, F का हर एक मान G के हर एक मान के बराबर होना चाहिए। अगर F S2R एक फंक्शन है, G भी S2R एक फंक्शन है, तो दोनों का डोमेन और दोनों का कोडोमेन सेम हो गया। ये दोनों कंडीशन होल्ड हो गई। साथ ही साथ x के हर एक मान के लिए fx और gx आपस में बराबर होने चाहिए, तब जाकर के इन तीनों कंडीशन के तहत ये फंक्शन इक्वल कहलाएगा, अदरवाइज इक्वल नहीं कहलाएगा। दोनों का डोमेन सेम, दोनों का कोडोमेन सेम, दोनों की वैल्यू सेम, तब जाकर के फंक्शन इक्वल कहलाएगा, अदरवाइज इक्वल नहीं कहलाएगा। लिखिए लेट कैपिटल S is a subset of capital R. Let capital S is a subset of capital R, then the functions f is such that S2R and g is such that S2R. Then the functions f is such that S2R and g is such that S2R are said to be equal, if fx बराबर gx for every x belongs to S. If fx बराबर gx for every x belongs to S. नीचे से लिखिए, then we write f is equal to g. Then we write f is equal to g. Then we write f is equal to g. इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि f किसके बराबर होगा, g के बराबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, ऑर्डर रिलेशन। नेक्स्ट हेडलाइन है ऑर्डर रिलेशन। देखिए, ऑर्डर रिलेशन का क्या मतलब होता है। अगर दो फंक्शन है, एक फंक्शन है f इज सच दैट S2R, दूसरा फंक्शन है g इज सच दैट S2R। ऑर्डर रिलेशन का मतलब आपको पता है, आइंस्टाइन ने बताया था कि ब्रह्मांड में दो लोगों के बीच में तीन ही संबंध होते हैं, ग्रेटर, इक्वल और लेस। इक्वलिटी को तो हमने डिफाइन कर दिया, इक्वलिटी हट गई, क्या बचा, ग्रेटर या लेस। इसी को ऑर्डर बोलते हैं कि एक जनी दूसरे से या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो कोई भी फंक्शन f g से बड़ा तब होगा जब fx इज ग्रेटर देन gx हो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s।
एस में पाए जाने वाले हर एक मेंबर के लिए ये कंडीशन होल्ड होगी, तभी एफ ग्रेटर देन जी कहलाएगा, अदरवाइज एफ ग्रेटर देन जी नहीं कहलाएगा। लिखिए, लेट एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, let f and g are two functions with domain capital S, with domain capital S which is subset of capital R। S हमेशा और हमेशा R का सबसेट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। हमेशा और हमेशा ये वाला इसका सबसेट होगा, तभी ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। आप जो पूरी चर्चा कर रहे हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए ही कर रहे हैं। देन वी मस्ट बी एंश्योर दैट these twos are subset of R. If these are not the subset of R, in such a case function is not said to be real valued function and all the assumptions are wrong which we will study in previous chapter। ठीक है, तो अगर ये रियल वैल्यूड फंक्शन है तब तो ये सारे रिजल्ट होल्ड करेंगे, नहीं होगा तो फिर रिजल्ट होल्ड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, विच इज सबसेट ऑफ कैपिटल R, then f is said to be, then f is said to be greater than g, then f is said to be greater than g if fx greater than gx, if fx greater than gx for every x belongs to S। हो गया। वी नीचे से लिखिए, देन वी विल राइट f ग्रेटर देन g, देन वी विल राइट f ग्रेटर देन g। हो गया। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फंक्शन, पता ही है ये आपको। बाउंडेड फंक्शन क्या होता है बताइए, पढ़ाए हैं? नहीं पढ़े, क्यों? भूल गया। मान लीजिए कोई फंक्शन है f इज सच दैट s टू r, तो इसको बाउंडेड फंक्शन तब कहते हैं देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर कैपिटल M सच दैट मॉड ऑफ fx लेस देन और इक्वल टू m हो जाता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s। ऐसे फंक्शन को बाउंडेड कहते हैं और जो बाउंडेड ना हो उसको अनबाउंडेड कहते हैं। मोटा मोटी ऐसे समझिए कि अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो मिलता है fx ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस m लेस देन और इक्वल टू प्लस m। ये कहलाता है लोअर बाउंड और ये कहलाता है अपर बाउंड। इसको कहते हैं इन्फीमम, इसको कहते हैं सुप्रीमम। ऐसा फंक्शन जिसका इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट करता है उस फंक्शन को हम लोग बाउंडेड फंक्शन कहते हैं। यही कंडीशन जब कंबाइंड होती है तो इसमें कन्वर्ट हो जाती है और भविष्य में अब हम लोग हमेशा बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन यही पढ़ेंगे। उसकी शुरुआत ही यहीं से हुई है कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, लिखिए a function with a bounded range, a function with a bounded range, a function with a bounded range is said to be bounded, is said to be bounded full stop।
the supremum and infimum of the function, the supremum and infimum of the function, ये सेम लाइन हमने पीछे लिखवाई थी, the supremum and infimum of the function are the supremum and infimum of its range set, are the supremum and infimum of its range set, are the supremum and infimum of its range set. हाँ सेट, मतलब इस फंक्शन का जो सुप्रीमम और इन्फीमम होता है वो दरअसल fx का मान होता है। fx का मतलब क्या होता है, अगर कोई फंक्शन s2r है तो x यहाँ का होगा, fx यहाँ का मेंबर होगा, फिक्स है। मतलब x डोमेन का मेंबर होता है और fx रेंज का मेंबर होता है। तो चूंकि ये fx का मान बता रहा है, fx रेंज सेट में होता है तो ये रेंज सेट का मान बताता है। तो fx का सुप्रीमम और इन्फीमम वास्तव में उसके रेंज सेट का सुप्रीमम और इन्फीमम होता है। नीचे से लिखिए, does a function f is such that s2r does a function f is such that s2r is bounded if there exists a positive real number, if there exists a positive real number capital M such that mod of fx is less than or equal to m for every x belongs to S. हो गया। नेक्स्ट लिखिए मोनोटोनिक फंक्शन। सब पढ़ाया गया, क्या होता है मोनोटोनिक फंक्शन। अच्छा, कितने टाइप होते हैं मोनोटोनिक फंक्शन के? 2 टाइप। कौन कौन से? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। कहते हैं अगर x1 x2 से बड़ा हो और फिर हमको f(x1) ग्रेटर देन f(x2) मिल जाए, इंक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग मिला, तो इसको बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। यही फ़ायदा होता है ऑफलाइन क्लास करने का। ऑनलाइन में लाख पढ़ लो, वो दिमाग में नहीं सेट होगा जो ऑफलाइन का सेट हो जाएगा। और अगर x1 x2 से बड़ा है लेकिन f(x1) f(x2) से छोटा हो गया, इंक्रीज था डिक्रीज कर गया, तो ऐसे को बोलते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, जहाँ f फंक्शन होता है s2r और s सबसेट होता है r का। ठीक है, लिखिए इफ s बी द मोनोटोनिक फंक्शन, हेडलाइन है मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन लिखिए, इफ s बी द सबसेट ऑफ कैपिटल R, if s be the subset of capital R and f such that s2r be a function and f such that s2r be a function, then f is said to be पहला पॉइंट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऑन कैपिटल S
ऐसी रनिंग में लिखते चलिए। फर्स्ट पॉइंट, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऑन कैपिटल एस, monotonic increasing on capital S if x1 greater than x2 implies, if x1 greater than x2 implies fx1 greater than fx2 for every x1 comma x2 belongs to S। दूसरा, monotonic decreasing on capital S, monotonic decreasing on capital S, monotonic decreasing on capital S if x1 greater than x2 implies fx1 less than fx2 for every x1 comma x2 belongs to S। ठीक है, नीचे से लिखिए, a function fx is said to be, a function fx is said to be monotonic function, मोनोटोनिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन मोनोटोनिक तब कहलाएगा जब वो या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। इफ इट इज आइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, if it is either monotonic increasing or monotonic decreasing, और monotonic decreasing। हो गया। नेक्स्ट डालिए लिमिट ऑफ फंक्शन, ये भी पीछे पढ़ा है, लिमिट ऑफ फंक्शन है ना, सब एक बार बस दोहराया जा रहा है। लिमिट ऑफ फंक्शन, बस पीछे आपने लिमिट ऑफ फंक्शन पढ़ा था, यहाँ पे हम लोग लिमिट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन की ये पहचान होगी कि f सच दैट S2R होगा, जहाँ S किसका सबसेट होगा, R का। ठीक है, लिखिए, लेट fx बी a रियल वैल्यूड फंक्शन, लेट fx बी a रियल वैल्यूड फंक्शन with domain capital S, with domain capital S which is subset of capital R, which is subset of capital R and small l, sorry, and small a, and small a is the limit point of set S, is the limit point of set S। देखिए, लिमिट की परिभाषा आपको बताई गई थी, कहते थे फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, कहते थे मॉड ऑफ fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर कोई f फंक्शन है s से r के बीच में, तो कहते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट x ले तो यहाँ पे क्या मिलेगा, fx का लिमिट पॉइंट l तब होगा, fx का लिमिट पॉइंट l तब होगा जब x का लिमिट पॉइंट a हो। तभी हमने लिखवाया a इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S। अगर x a पे टेंड करेगा तब ये इस पे टेंड करेगा, ये इस पे टेंड नहीं करेगा तो ये भी इस पे टेंड नहीं करेगा। fx की लिमिट l बनने के लिए ये ज़रूरी है कि x की लिमिट a हो, fx की लिमिट l बनने के लिए ये ज़रूरी है कि x की लिमिट a हो। ठीक है, लिखिए,
कहाँ तक लिखा है आपने? आ जाओ, हाँ ले आओ, भैया मारेगा तब तुम जानना। देन वी डिफाइन, हो गया? लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस, ठीक है। देन वी डिफाइन, नीचे से लिखिए, द फंक्शन एफ एक्स is said to tend, T-E-N-D. The function f(x) is said to tend to a limit point, यहाँ ध्यान दीजिएगा। A function f(x) is said to tend to a limit point L belongs to R, as x tends to a limit A, belongs to S, हाँ, belongs to X if for every epsilon greater than 0, comma, there exists delta greater than 0 such that mod fx minus L is less than epsilon, provided mod x minus A less than delta for every x belongs to S, ठीक है। पहले ये घटना घटित होगी, फिर ये घटित होगी, इसीलिए प्रोवाइडेड लिखा जाता है। नीचे से लिखिए, सिंबॉलिकली वी राइट इसको लिखते ऐसे हैं कि लिमिट f(x) इज इक्वल टू L, जबकि x कहाँ टेंड कर रहा है? A पे। लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद रिमार्क डाल के छोड़ दीजिए, ठीक है। सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का क्लास है 2 बजे से 10 मिनट बाकी है, बाकी नेक्स्ट टर्म पे, ठीक है।